मतलब कजाकिस्तान वाले एरिया में तो कोई पहुंच जाएगा, तो अफगानिस्तान तो किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। सुन पा रहे मेरी बात? अब आइए नेक्स्ट, अफगानिस्तान जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। उसके बाद नीचे, ब्रिटिश ट्राई मेनी टाइम्स बट नेवर सक्सीडेड, बहुत बार ट्राई किया नहीं हुआ। नीचे आइए, मैंने बोला था गोरखा लोगों से दूर रहना, है ना। गोरखा लोग कहाँ के? नेपाल के अफगानिस्तान के? नेपाल के। उसके बाद नीचे आइए, 1920 अफगानिस्तान फर्स्ट कंट्री ऑफ एशिया टू बी लिबरेटेड। अफगानिस्तान पहला देश था जो पूरे एशिया में पहला आजाद हुआ था, लेकिन फिर भी इतना डेवलप नहीं हो पाया। बस नोट्स पे आपका आंख गड़ा रहना चाहिए, अभी कहानी और पैटर्न आपके दिमाग में है, बस आप नोट्स पे आंख गड़ा के रखना। नेक्स्ट, इट इज नॉट फर्स्ट एशिया कंट्री टू बी लिबरेटेड एंड येट इट इज मोस्ट अंडर डेवलप्ड टुडे, बिकॉज यहाँ वार हमेशा होते रहता है, और जहां लड़ाई हमेशा होते रहे, जिस घर में जिस देश में, वो देश कभी डेवलप नहीं करेगा। नीचे, रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा था 1917 में, अफगानिस्तान कहीं ना कहीं से प्रभावित था, तो सर अफगानिस्तान कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट हो गया था ऑलमोस्ट। ब्रिटिश 1920 ब्रिटिश जब चले गए, देन अफगानिस्तान का किंग टिल्टेड टुवर्ड्स कम्युनिज्म, तो अफगानिस्तान का राजा कम्युनिज्म की तरफ ज्यादा टिल्टेड था। आफ्टर वर्ल्ड वार 2 वर्ल्ड एंटर इनटू कोल्ड वार एरा, तो आफ्टर वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, कोल्ड वार एरा हम लोग इंटर कर गए। नीचे आइए, लेकिन अफगानिस्तान रिमेंड कम्युनिस्ट, अफगानिस्तान कम्युनिस्ट ही रहा। रेड का मैंने साइन बता दिया था कि कम्युनिस्ट का झंडा हमेशा लाली होता है, उस पे सितारा भी होगा, रेड स्टार। नीचे आइए, 1970 के बाद पाकिस्तान भड़काने लगा अफगानिस्तान के लोगों को कि कम्युनिस्ट गॉड में बिलीव नहीं करते हैं और तुम लोग अल्लाह को मानते हो, तो यहाँ पे एक दिन मुस्लिम जब शुरू से तो फिर कम्युनिस्ट कैसे यहाँ रहेगा, इसलिए इस्लामिस्ट भड़क गए और राजा के खिलाफ सिविल वार यूज स्टार्ट कर दिया। 63 पे आएंगे, इस्लामिस्ट कौन थे? तो इस्लामिस्ट वो थे जो राजा से नाराज थे और उनके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिए, जो कि भड़काऊ में आए थे, किसके कहने पे? पाकिस्तान के। उसके बाद इस्लामिस्ट फाउंड सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, आगे बढ़ गए, मोनार्की के खिलाफ यहाँ पे किया। पाक सक्सीडेड इन क्रिएटिंग इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अफगानिस्तान, पाक ने सर वो एरिया ही बना लिया। 1979 के बीच यूएसएसआर समझ गया था कि किंग अकेले नहीं जीत पाएगा, इसीलिए किंग को हटाकर बदला गया। तो किंग का नाम आपको पहले से पता ही है, पहला किंग का नाम क्या था? जाहिर शाह, दूसरा दाऊद खान, फिर बबरक करमल, फिर नजीबुल्लाह। जरा नीचे आइए नेक्स्ट, उसके बाद 1978 से 79 के बीच यूएसएसआर समझ गया, यहाँ पे हटाकर बबरक करमल को रख दिया गया, फिर भी यूएसएसआर नहीं जीत पा रहा था, तो बाद में फाइनली 1988 तक आते आते रसिया वहां से भाग गया और ये भगाने में सफल रहा पाकिस्तान, जिसको मदद किसको किया था? इस्लामिस्ट को। आगे नेक्स्ट, 1979 में यूएसए एंड पाकिस्तान केम टुगेदर एंड यूएसए सेड पाकिस्तान की अफगानिस्तान से इस्लामिस्ट को बुलाओ, उनको ट्रेन करो और रसिया ले आकर उनको भिड़वाओ, उसी को बोलते हैं मुजाहिदीन। क्या बोलते हैं उसको? मुजाहिदीन। तो सर अफगानिस्तान से लोगों को बुलाया गया, पाकिस्तान में रखा गया, खर्चा पानी पे ट्रेनिंग दी गई और फिर वापस जाकर वहां लड़वाया गया रसिया से। ठीक, यहां तक आगे आइए। अब नेक्स्ट पेज पे आएंगे 64 पे, तो 64 पे आएंगे तो वहां पे भी आप देखेंगे क्या हुआ। सबसे पहले सर हमला वहां भी होता ही रहा और फाइनली इस वाले पेज की बात अगर करें तो मैंने बोला आपको कि अफगानिस्तान में जबरदस्ती डेमोक्रेसी लाने का कोशिश कौन कर रहा था? अमेरिका। अमेरिका ने 2001 में डेमोक्रेसी लाया और डेमोक्रेसी लाके फिर इंडिया को भी बोला कि आप आके यहाँ पे मदद करिए, हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं। लेकिन वो क्या था? जबरदस्ती का डेमोक्रेसी। वो आपको ही पता है, जहां लोग को ये पता नहीं था कि वोट दे रहे हैं, वोट से जीता कौन है ये भी नहीं पता था कि कौन जीत गया है। और नाम क्या था उसका? हामिद करजाई। सुन पा रहे मेरी बात? अब वापस जब आएंगे तो वहां पे 2-3 चीजों इंडिया ने देखा कि मदद करना चाहिए, तो उसने मेडिकल टूरिज्म की मदद करी और 4 जगह पे इतने ज्यादा ये डेवलप हो गया, मतलब इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गया कि इंडिया का जो एम्बेसी था वो काफी बिजी हो गया। तो हमको 4 जगह पे कॉन्सुलेट्स खोलना पड़ा। कौन कौन सा जगह था? हेरात, कंधार, जलालाबाद और मजार शरीफ। ये 4 जगह ऐसे थे जहां से हमको कॉन्सुलेट्स खोले, तब जाके काम हमारा आसान हुआ। लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं अपना भी हित इसमें साधा, जो कि जरूरी भी था। नेक्स्ट 65 पे आइए और 65 पे आएंगे तो आपको मिलेगा 2006-07 में पाकिस्तान स्टार्टेड सेइंग कि कॉन्सुलेट्स पाकिस्तान के बॉर्डर के क्लोज है। तो पाकिस्तान बोलना शुरू कर देगा जितना भी बम गिर रहा है ये सब इंडिया की वजह से गिर रहा है, क्या कि इंडिया ने कॉन्सुलेट्स खोला है, जबकि ऐसा कोई प्रूफ उसके पास नहीं था। अमेरिका के पास गया, उसने भी हटा दिया। इंडिया ने साफ तौर पे बोल दिया कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक थ्योरी बताया था, मैंडेला थ्योरी। मैंडेला थ्योरी में क्या बोला था कि आपका पड़ोसी अगर दुश्मन हो तो कोई बात नहीं, पड़ोसी का पड़ोसी आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। सुन पा रहे मेरी बात? चलो तो अब एक बार नेक्स्ट आगे आएंगे एंड देन पेज नंबर 66 पे आइए क्विक, और उसके बाद रिकैप करिए। 66 पे आएंगे तो 2-3 बातें वहां डिस्कशन की गई है।
यहां पे आपको 66 पे मिलेगा कि नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी। सर ये नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां से एक पॉलिसी से स्टार्ट करके सीधा नरेंद्र मोदी तक पूरा विदेश का पॉलिसी पढ़ाऊंगा, तो इसको अभी यहीं पे रहने दीजिए, इसके आगे उसको शुरू करेंगे, ठीक है। अब यहां से शास्त्रीय फॉरेन पॉलिसी अप्रोच सारा देखिए 60 कितने पेज नंबर तक है आपके पास, 70 तक है। तो 70 पे अगर आप आओगे तो दो चीज मिलेगा। 70 पे आपको आई थिंक राजीव गांधी का फॉरेन पॉलिसी दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो सर सारा फॉरेन पॉलिसी मैं एक ही साथ करवाऊंगा, इसलिए इसको अभी नहीं करना है। पेज नंबर 71 किसी के पास है अभी अवेलेबल? 71 किसके पास अवेलेबल है अभी? ठीक है, जिसके पास है ठीक है, जिसके पास नहीं है वो भी ठीक है। अब सीधा आएंगे कहां पे आप? पेज नंबर 103। पक्का? चलो ठीक है। अब यही एक साथ अगर नोट्स अवेलेबल हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, बाकी दिमाग में आप रखिएगा, सारा कुछ एक ही साथ होगा। पार्ट वाइज पढ़ना रखने की जरूरत पड़ेगी, स्पाइरल करवा के अपने पास रख लो। 103 पे आओ, तो 103 पे आओगे तो दो चीज मिलेगा, इमोशनल बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। 103 किसके पास है अभी? मैंने आसपास है ना, एक ऑलमोस्ट सभी के पास है। तो आइएगा 103 पे, रविंद्रनाथ टैगोर के पोएट्री में काबुली वाला का जिक्र है, अरे है ना। इंडिया अफगानिस्तान का एक इमोशनल बॉन्ड शो करता है। दूसरा हिस्टोरिकल एविडेंस, ये मैंने लाइन पूरा पढ़वाया हुआ है, हिस्टोरिकल एविडेंस है क्योंकि सर इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय उसका जिक्र है। आगे इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन फूड से भी है, काबुली चना ये सब इंडिया और अफगानिस्तान का एक टाई अप है, उसके थ्रू भी। नीचे आएंगे तो मैंने बोला था आपको 2-3 बात कि सर अंग्रेज हथियार देते थे किसको? अफगानिस को। तो अफगानिस ने मांगना शुरू कर दिया कब? जब अंग्रेज यहां से चले गए तब। तो ये पेज के बाद सीधा आइएगा पेज नंबर 104 पे और यहां से थोड़ा जीवन का आनंद लीजिएगा। 104 पे आ गए? आया ना? 104 पे आएगा तो दो चीज मिलेगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया डूरंड लाइन। तो जो डूरंड लाइन का था ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि डूरंड लाइन पहले किसके बीच था? इंडिया और अफगानिस्तान। पाकिस्तान जब आ गया तो बीच में हो गया पाकिस्तान और डूरंड लाइन के बाद का कहानी। अब डूरंड लाइन के बाद कहानी याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है कि सर डूरंड लाइन डिमांड करने लगा कौन? अफगानिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान को बेचारा प्यार से बोला था दे दो दे दो, लेकिन ये दिया नहीं। जब दिया नहीं तो सर बेकार हो गया काम। अब जब बेकार हो गया काम तो दो चीज हुआ, अफगानिस्तान का फिर पॉलिसी टर्न हो गया और इंडिया के फेवर में चला गया, मतलब इंडिया की तरफ से अब अफगानिस्तान भी आ गया। अब जरा पेज नंबर इसको आइएगा तो दो चीज बोला था, दो जगह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा। ये दोनों रीजन जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, अफगानिस्तान चाहता था प्यार से पाकिस्तान हमको दे दे, लेकिन पाकिस्तान डैश के भूत डैश से मानते नहीं है। उसके बाद आइए पेज नंबर 105 आ गए। 105 पे आइए तो इंडिया पाकिस्तान का 1965 में वार हुआ और वार होने के बाद पाकिस्तान क्या हो गया? हार गया। जब हार गया तो यूएसए के पास भी गया रोते धोते, तो वो भी नहीं माना। अफगानिस्तान ने सोचा कि जब इसका बात यूएसए नहीं मान रहा है तो हम इसके साथ रह के क्या करेंगे, तो अफगानिस्तान किसके साथ आ गया? इंडिया के साथ। अब जरा नेक्स्ट उसके बाद नीचे आओ, तो इसीलिए पाकिस्तान कहाँ चला गया? रसिया के पास, और ताशकंद एग्रीमेंट साइन कर लिया 1966 में कि तुम हमको भाव नहीं दोगे तो कोई ना कोई तो देगा, और रसिया उधर खुली बाहों लेके बैठा हुआ है कि आ जाओ इधर। अब आ जाओ नेक्स्ट। यहां से सर आरटीएसडी का कॉन्सेप्ट है, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि सर आप खुद से मतलब निर्धारित करिए कि आपको रहना किधर है, अफगानिस्तान में कि पाकिस्तान में, और आपको खुद बताना है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया किसका है। सुन पा रहे हो? पेज नंबर 106 पे आना और कंटिन्यू रहना। पेज नंबर 106 पे आओगे 1966 नेशनलिज्म स्टार्टेड इन बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंडिया ने और रसिया ने मिलकर हथियार के लिए पैसे दिए वहां के लोगों को, और सीधा बोला कि तुम पाकिस्तान को परेशान मत करो, लेकिन हाँ बार बार उसको इतना दिमाग खराब करो कि वो टॉर्चर होता रहे। और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रॉ ने एक काम शुरू किया। 1966 में इंदिरा स्टोरी पता है, इंदिरा गांधी ने रॉ बनाया, और रॉ बनाने के तुरंत बाद ये बोला गया कि सर पाकिस्तान को बर्बाद कर दो, और पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए रॉ को भेजा गया था। लेकिन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ये लोग जब रसिया मिल के पैसा दिया तो ये नहीं बोला कि पाकिस्तान को चौपट करो, उनका सिर्फ एक ही बात था कि पाकिस्तान को बार बार दिमाग में एक प्रेशर देते रहो, इसलिए कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उसका नहीं अफगानिस्तान का है। सुन पा रहे हो? ये काम बखूबी चल रहा था, आते आते आगे गया। उसके बाद सर अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व था ही, कोई दिक्कत नहीं। अमेरिका ने मुजाहिदीन को बुला लिया था, मुजाहिदीन को बुला के ट्रेनिंग दे ही रहा था, उसको दिक्कत किसी और से नहीं था, किससे था? रसिया से। रसिया को मार के भगा दिया, उसमें कोई तकलीफ।
नेक्स्ट आइएगा पेज नंबर 107। तो 107 पे आएंगे तो आपको मिलेगा जाहिर शाह, मिल रहा है। जाहिर शाह के बाद उनको चेंज करके किसको लाया गया? दाऊद खान। दाऊद खान को भी बदल के किसको लाया गया? बबरक करमल। और बबरक करमल लास्ट में जाते जाते क्या बन गए हैं? नजीबुल्लाह, मतलब दूसरा राजा आ गए। अब 4 लोग दाऊद खान के खिलाफ, 4 लोग नाम याद है? अहमद शाह मसूद, रोहिद्दीन रब्बानी, हिकमतियार और आमीन। ये 4 लोगों को बुलाया गया, अहमद शाह मसूद, इन लोगों को, और एक ग्रुप बनाया गया क्या? जमाते इस्लामी, जिसको जीआई बोलते हैं। इन 4 लोगों को जमाते इस्लामी बना दिया गया। और जमाते इस्लामी बना देने के बाद ये लोग बोले क्या कि सर तुम लोग रसिया को भगा दो, हम तुम्हारे यहाँ मिलने की सरकार बनाएंगे। सुन पा रहे हो? जमाते इस्लामी ने खूब मारा, रसिया भाग गया, लेकिन उसके बाद अमेरिका अपना वादा पूरा नहीं किया। जब वादा पूरा नहीं किया तो एक ने सोचा हम बदला लेंगे और दूसरे ने सोचा हम पावर में आएंगे। जिसने सोचा हम बदला लेंगे वो एक ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप? अलकायदा। अलकायदा जिसका हेड लादेन, और एक ग्रुप बना नॉर्दर्न अलायंस, जिसने ये सोचा कि हम सरकार में आएंगे। सुन पा रहे? पेज नंबर 108 पे आएंगे। और 108 पे आएंगे तो सर मैंने बोला था कि उससे पहले ही, मतलब ये अलकायदा और उससे बनने से पहले भी 2 लोगों को फूट डाल दिया था पाकिस्तान ने, एक हिकमतियार को और आमीन को। ये बोल दिया कि वो लोग दोनों किससे मिल चुके हैं? रसिया से, जबकि ऐसा कुछ था। पाकिस्तान के चाल था कि चारों ग्रुप इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो पाकिस्तान को ही बर्बाद कर देता, इसीलिए वहां पे फूट डालो राज करो की राजनीति खेल गया। ठीक, अब उसके बाद आगे आएगा सर नेक्स्ट पेज नंबर, अब सीधा आ जाइए। आपको नजीबुल्लाह हाईलाइट करवा दिया था मैंने, 108 पे ही है नजीबुल्लाह साहब। इसके बाद यूएसए साहब चला गया, फर्स्ट ग्रुप पावर में आ गया। अब सीधा पेज नंबर 109 पे आओ। 109 पे आओगे तो 2 चीज मिलेगा। मुजाहिदीन रिलेशन, मैंने बोला था नॉर्दर्न अलायंस का पेशावर एकॉर्ड साइन हुआ था। तो पेशावर एकॉर्ड साइन जब हुआ था तो 2 चीज हुआ था। क्या? कि सर एक तो नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया भी मानता था कि हाँ ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और इसके साथ हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। सुन पा रहे हो? पेज नंबर 109 के बाद आगे आओ नेक्स्ट। लेकिन क्या हुआ? सबसे पहले उन लोगों में आपस में सहमति ही नहीं बनी, तो नॉर्दर्न अलायंस भी सरकार में नहीं आया। तो मैंने क्या बोला? तालिबान का एंट्री हुआ। तो वही लोग मुजाहिदीन भी थे, उस 100 में से कुछ लोग बदला ले रहे थे, कुछ लोग क्या कर रहे थे? पावर में आ रहे थे, लेकिन सहमति नहीं बन रहा था। अमेरिका ने सोचा, पाकिस्तान ने, कि ये सबसे काम चलेगा नहीं, तो सर तालिबान को वहां से जूनियर को लेके आया। और तालिबान का मीनिंग क्या होता है? रिलीजियस स्टूडेंट, मतलब छात्र, धार्मिक छात्र। अबे धार्मिक छात्र बंदूक लेके आ रहे हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं? खैर यहाँ तक ठीक, लेकिन तालिबान से हमारे इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी आप देख चुके हैं, पूरा इतिहास देखेंगे तो तालिबान ने हमें कभी भी कोई टॉर्चर नहीं किया, ना हमारा किसी के साथ रिलेशन खराब है। सुन पा रहे हो? इनफैक्ट हमारा नॉर्दर्न अलायंस के साथ भी ठीक है, तालिबान के साथ भी ठीक है, अपन अलकायदा लोग से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, हम बोल नहीं सकते ऑफिशियली कभी भी, लेकिन हम जुड़े हुए हैं, मदद नहीं करते हम, क्योंकि हम टेररिस्ट को कभी सपोर्ट ऐसे भी नहीं करते। इंडिया का पॉलिसी ही है, सिंपल। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद आगे आना नेक्स्ट पेज नंबर 110। यहाँ पे आप दिमाग रखना, मैंने बोला था कि यूएसएसआर ने हमारी काफी मदद करी थी, क्योंकि जब लड़ाई चल रहा था अफगानिस्तान में, तब क्या हो रहा था? इंडिया उस समय ऑब्जर्व कर रहा था कि कितने ग्रुप पाकिस्तान बना रहा है और क्या क्या काम कर रहे हैं। यहां तक ठीक। पेज नंबर उसके बाद 1111 पे आइएगा तो सर वही चीज है, जेनेवा एकॉर्ड किसके बीच में साइन हुआ था? रसिया और अफगानिस्तान। क्या बोला गया? इसके बाद साइन होने के बाद रसिया चला गया, और रसिया के चले जाने के बाद अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री तो पहले भी था, लेकिन रसिया का प्रभाव लगभग वहां से खत्म हो गया। अब जरा पेज नंबर 1112 पे आइएगा, वहां पे ध्यान से समझिएगा। इन 1992 मैंने बोल दिया आपको कि सर सेंट्रल एशिया का लॉन्च पैड है, ठीक है, इसको रहने दो। पेज नंबर 113 पे आओ। हाँ वो सब आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अब 112 के बाद 113 पे आओ। 113 पे आओगे, 113 है ना? ठीक है, 113 पे आएंगे तो मैंने 2 चीज अब यहाँ पे रिपीट करके एक बार पढ़ देता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। पेशावर एकॉर्ड के थ्रू देख लो, 100 लोग दिख रहा है। 100 में से 30 लोग वो लोग थे नॉर्दर्न अलायंस मान लो, 40 लोग अलकायदा चले गए और फिर 30 लोग तालिबान बचा। तो तालिबान और अलकायदा बाद में आके क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। यानी कि लादेन और तालिबान मिल गया और मिल के गवर्नमेंट बना लिया। कहाँ? अफगानिस्तान में। अमेरिका ने बोला पूरा बर्बाद कर दो तालिबान और अलकायदा को, लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान को बचाया और अलकायदा को टारगेट करवाया। अलकायदा का एक ही कसम था, हमको अमेरिका से बदला लेना है। और जो 2001 में आके व्हाइट हाउस में लादेन ने बॉम्ब मरवा दिया और वहां से जाकर वो एयरक्राफ्ट और उस सब चीजों का, उससे पहले उसने बहुत ट्रायल भी कर लिए थे, केनिया, तंजानिया वगैरह एम्बेसी जो था अमेरिका का वहां पे। यहां तक ठीक है? अब आगे जाना, पक्का समझ में आ रहा है ना? ये सब बताया, बस एक फ्लो में मैं जा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा लेके जाना है। नेक्स्ट आगे मैंने तालिबान लीडर का नाम बोला था, मुल्ला उमर, और दिमाग में नाम रखना है, ठीक है ना? पेज नंबर 114 पे आना।
आएगा 114 पे, तो 114 पे आएगा तो वही चीज लिखा हुआ है और टॉप पे नॉर्दर्न अलायंस हुआ है। अब सीधा आ जाइए पेज नंबर 115, आएगा 115। अरे हाँ है ना, यही रहना अलर्ट, थोड़ा भी गैप करोगे रिदम टूट जाएगा। तालिबान प्लस अलकायदा कैप्चर पावर 1996 में, 1997-98 में तालिबान स्टार्टेड एंगेजमेंट विद अदर कंट्रीज। पाकिस्तान ने तालिबान को भी डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिलाया 1998 में। आते आते मैंने बोला कि सर अलकायदा ने भी प्लानिंग करके अमेरिका के एम्बेसी पे बहुत आक्रमण किया, सुन पा रहे हो, टेस्ट कर लिया। जब छोटा मोटा टेस्ट कर लिया तब उसको पता चल गया कि अब हम आक्रमण कर सकते हैं, तो बाद में जाके आक्रमण कर दिया 2001 में। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताया था कि सर वो सोचो कोई आदमी जो लादेन या कोई भी अलकायदा का इतना ग्रुप जिसने 12-13 साल से पेशेंस रखा हो कि हम बर्बाद कर देंगे, वो बहुत बड़ा होता है सर, इतना आसान नहीं हो सकता। 12 साल मतलब मजाक थोड़ी ना है। अब आइएगा पेज नंबर 116 पे, तो 116 पे आइएगा तो 19 से 1997 से लेकर तालिबान रिटेन्ड पावर इन अफगानिस्तान। इंडिया अनऑफिशियल सपोर्ट करता रहा। बोला ना इंडिया कि तालिबान को सर ऑफिशियली हम तुमको नहीं मानते हैं, लेकिन तुमको सपोर्ट की जरूरत पड़े तो हम करेंगे, चिंता नहीं करना है तुमको। बाकी नीचे सेम इसी तरीके से नॉर्दर्न अलायंस को भी इंडिया ऑफिशियल सपोर्ट करता था क्योंकि वो वहां पे पेशावर एकॉर्ड के तहत साइनिंग हुआ था। नीचे 9/11/2001 अलकायदा मैसिव चेंज, 11 सितंबर 2001 को जबरदस्त बदला लिया गया। और सर यहाँ पे यूएस सोवरेनिटी चैलेंज, सो यूएस स्टार्टेड एंड्योरिंग फ्रीडम, ये हाईलाइट कर लेना। जैसे ही ये हुआ कि सर अटैक किया गया, ये ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम आपको बार बार सुनने को मिल जाएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। इनफैक्ट न्यूज में सुनने को मिल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है। क्यों हुआ था? जैसे ही लादेन ने अमेरिका के व्हाइट हाउस उस पर क्रैश करवाया, उसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चला के क्या बोला कि हम पूरे के पूरे आतंकवाद का तहस नहस करेंगे। लेकिन उसको बेसिकली किसको खत्म करना था? अलकायदा को। किसको करना था? अलकायदा। अच्छा आपको देखो अलकायदा को खत्म करने के लिए बनाया किसने था? खुद ही ने। फिर मैंने आपको बताया कि तालिबान जो उसमें आगे जाके फिर एक अलकायदा से प्रभावित हो जाएगा, तो एक गुड तालिबान और एक बैड तालिबान। अमेरिका उन सबको खत्म करने के लिए आईएसआईएस ग्रुप बनाएगा। वो सर वहां से सीरिया से होते हुए आएगा और यहां सारा बैड तालिबान को ज्वाइन करके मार देगा। सुन पा रहे मेरी बात? तो ये सर अमेरिका का देन है, बहुत। नीचे आइएगा, वो अब यहां पे ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमला हुआ और हमला होने के बाद 2001 में ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम में स्टार्ट हुआ कि सर तालिबान को और अलकायदा को खत्म कर दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान फिर आएगा। अब जरा यहां से लाइन देखिएगा ध्यान से। देन इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस को बोला कि रेडी रहना सरकार बनाने के लिए, क्योंकि यूएस से बोला है कि डेमोक्रेसी लाएगा। क्यों? क्योंकि यूएसए तो अब बोल रहा था ना कि तालिबान और इसको हटाएंगे, कहे कि अटैक हो गया है ना, तो अब बचा कौन? नॉर्दर्न अलायंस। तो नॉर्दर्न अलायंस को इंडिया बोला आप थोड़ा ध्यान से यार लो, कहे कि तुम्हारा मौका अब आ गया है। कहे कि जब तक तालिबान था तब तक तो नॉर्दर्न अलायंस ही ना बोल रहा था कि हमारे से जूनियर है और सरकार में है और हम लोग इधर बाहर है। तो वो लोग अपने गलती से बाहर था क्योंकि आपस नहीं बनी थी। क्या सुन पा रहे हो? पक्का? अब जरा नीचे आओ। अब ये समझा दिया ना, इसलिए थोड़ा तेजी में जा रहा है तो समझ में आ रहा नहीं। ये समझा नहीं रहता ना तो इतना तेजी में मैं जा भी नहीं पाता। आगे आओ नेक्स्ट। इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस को बोला कि रेडी रहना सरकार के लिए। तब पाकिस्तान कि आप अलकायदा को खत्म कीजिए, तालिबान तो बस इसलिए मिला था कि उसको मेजोरिटी में आना था। तब यूएसए मान गया, पाकिस्तान आ गया यहाँ पे। अब यूएसए क्या बोला? देख बचाए तुमको, अब हम जैसा बोले वैसा करना है। यही होता है। देखो हरामखोर लोग क्या होते हैं? हरामखोर लोग वो होते हैं जो आपकी जान बचा के और शर्त रख देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कि जानवर मूवी देखे हैं, अक्षय कुमार वाला, अरे इतना प्यारा प्यारा गाना है उसमें, गाना तो सुना ही होगा, माँ ओ मेरी माँ, इतना अच्छा गाना है उसमें। अब गाना नहीं सुनना है, कोई बात नहीं, हम क्या करें। तो जानवर में क्या होता है कि वो सुनना ध्यान से, वो गुंडा क्या करता है, एक बच्चे को एक रोटी देता है और एक रोटी के बदले उसको क्रिमिनल पे, मतलब क्रिमिनल ट्रैक पे ला देता है कि तुम मेरे लिए काम करो। मतलब एक रोटी, और बाद में उसको क्या याद दिलाता है? याद करो मैंने रोटी दिया। हद होता है, मतलब रोटी का समझ रहे हो कितना कीमत चुकाएगा। जब बड़ा हो जाता है तो वही उसी के बाद, मतलब उसके बाद उसको कीमत चुका देता है वो, समझ तो ये जो है ना, ये हरामखोर लोग होते हैं जो दया तरस करके और बोलते हैं चल चल चल। ये सर इंसानियत का ताड़ ताड़। आप सोचो ना, एक छोटा बच्चा स्टेशन पे मिला और कोई आदमी उसको लेके आता है और उसके बाद बोलता है घर में नौकर वाला काम करो, और उसको फिर तनख्वाह देने लगता है, जबकि वो सिर्फ मांगा था इस वजह से कि यार
मतलब अभी के लिए हमारा हेल्प कर दो, बाकी तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं ना। मैंने बोला ना कि आज़ादी तो आज़ादी सबको प्यारी होती है। वो सोने का सिक्कर भी किसी कुत्ते के गले में तो सोने का सिक्कर वो पट्टा पट्टा ही है, आज़ादी नहीं। ऐसा नहीं है कि उसकी आज़ादी हो गई है। और कमाल की बात ये भी है कि कुछ लोग अपने होते हैं, अरे जो अपने अपने लोग कहते हैं ना, मम्मी पापा का जब साया उठ जाता है, हो जाता है, तो मम्मी पापा के बाद पता है वही फैमिली और रिश्तेदार उठा कर ले आते और नौकर कराते। माँ बाप जब रहता है जब तक ना, तब तक ठीक रहता है। जैसे खत्म हुआ तो बच्चों को उठा के मैक्सिमम लोग मिसयूज करते हैं और होते हैं। कोई मतलब दूर से कोई नहीं आता है, दूर वाले तो लगभग देखा जाए तो ठीक ही होते हैं। तो खैर यहाँ पे भी सेम हाल। नीचे आइएगा, नेक्स्ट ऑपरेशन इंडोफ्रेनिंग के बाद नीचे तालिबान को पाकिस्तान बुला लो। सॉरी, पाकिस्तान ने क्या बोला? अलकायदा को खत्म करिए, तालिबान को नहीं। देख पा रहे हो कौन से पेज में हमें बताना जरा? 116। गुड, अब मजा आ रहा है। देन उसके बाद तालिबान तालिबान पाकिस्तान बुला लो, उनको ग्रूम करो। अच्छा अब देखो अमेरिका ने क्या बोला कि ठीक है तुम्हारा बात हम मान लिए, तुम बस क्या करो, तालिबान को बुलाओ और वापस से इनको ग्रूम करो। ग्रूमिंग समझते हैं ना? ग्रूमिंग, अरे सजाओ, मतलब वही दूल्हा दुल्हन, ग्रूम, ब्राइड ग्रूम नहीं होता, ब्राइड ग्रूम। तो सर ग्रूमिंग मतलब क्या? इनको बोला कि वापस लाओ और बढ़िया से ट्रेनिंग करो ताकि हम वापस से फिर इसको डेमोक्रेसी बोल बोल के फिर से सरकार वापस लाएं। इसी वजह से तालिबान वापस फिर बाद में गायब हो गया उस बीच में, और तालिबान के सारे लीडर को कहां बुला लिया गया? पाकिस्तान। तब जाकर फिर मौका मिलता है किसको? नॉर्दर्न अलायंस को, क्योंकि अलकायदा को मारना है। अच्छा ये सोच के देखो, अगर तालिबान को नहीं बुलाता तो तालिबान कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अलकायदा को सपोर्ट कर ही रहा था। अरे वो तो करता ही ना, उसका मेजोरिटी और सरकार तो उसी पे टिका हुआ था। तो सर पहले क्या बोला? एक को तो सेपरेट करो पहले। तो तालिबान को सेपरेट कर दिए तो बच अकेले कौन गया? अलकायदा। अब घेर के मारा गया उसको। तो लादेन को भी सर पाकिस्तान ने ग्राउंड रिपोर्टिंग दिया, अमेरिका ऊपर से ड्रोन से नजर रखा और एक पर्टिकुलर जगह पर उसको निपटा लिया गया। सर निपटाने से पहले क्या किया? देखो दिमाग लगा के, तालिबान को क्या बोल रहा है? पाकिस्तान को बोला कि बेटा तालिबान को तुम बुला लो और आराम से उसको थोड़ा ग्रूम करो। ग्रूम करने का चक्कर नहीं था, चक्कर ये था कि जब तक वहां पे गवर्नमेंट रहेगी तो कोई भी इंटरनेशनली कंट्री ये तो कह सकता है ना कि अफगानिस्तान पे अटैक किया गया है। तो सर गवर्नमेंट ही मत रखो कि कोई बोलने वाला रह जाए। तो तालिबान तो वापस चला गया, अब कहां कोई गवर्नमेंट में है? लेजिटिमेट गवर्नमेंट नॉर्दर्न अलायंस है जो मेजोरिटी प्रूफ कर ही नहीं पाएगा, और हम पाकिस्तान गेम खेल ही रहे हो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब सर इसीलिए तालिबान वापस चला गया था बीच में, आने के बाद फिर बीच में चला गया और फिर वापस अब जाके तालिबान आया, क्योंकि अब तक उसका क्या चला था? ग्रूमिंग। आ रहा समझ में? और ग्रूमिंग चल रहा था क्यों? क्योंकि उसमें वो तो गुड तालिबान और बैड तालिबान थे ना। तो गुड तालिबान का ग्रूमिंग हुआ और बैड तालिबान का ब्रूमिंग हुआ। ब्रूमिंग समझते हैं? झाड़ू मारना। समझ रहे नहीं? अब जरा नीचे आना, नेक्स्ट। तो सर तालिबान लीडर इंडिया से पूछा, तालिबान पाकिस्तान बुला लो और उनको ग्रूम करो डेमोक्रेसी के लिए। तब तालिबान लीडर इंडिया से पूछा कि क्या आप हमें ट्रेनिंग दे सकते हो, क्योंकि आप डेमोक्रेटिक हो। एंड तालिबान भी जानता था कि सिर्फ पाकिस्तान के भरोसे नहीं रह सकते। मतलब ना कि हरामखोर को तो हर जात पहचान जाता है। तो सर वो पहचान गया था तालिबान में कि पाकिस्तान किसी का नहीं है। तो तालिबान के हेड लीडर ने पूछा इंडिया से, तो इंडिया देखो क्या बोलता है, भैया सबको अलाउ, जो हेड लीडर है वो आइए। तो ग्रूमिंग कुछ उधर चल रहा था और ग्रूमिंग कुछ इंडिया भी कर रहा था, तभी तो अब जाके तालिबान अभी पावर में आए। और जब अभी तालिबान पावर में आए तो भाई इंडिया को क्या दिक्कत है? ग्रूमिंग चल ही रहा था। जरा नीचे आइए, लिखा है वहां पे। सो इंडिया ने कहा कि सिर्फ तालिबान के सीनियर हेड को ही ट्रेनिंग देंगे, सबको नहीं। सो इन 2006 मुल्ला मुआत, ये नाम याद रखिएगा, मुल्ला मुआत इंडिया के पीएम से मिले सीक्रेटली 2006 में। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से सीक्रेटली मीटिंग है तालिबान के ऑफिशियली हेड का। आप सोच के देखो। और आधा से ज्यादा लोगों को लगता है कि तालिबान का दैत्य है, तो ये परसेप्शन आम आदमी का पूरा बदल जाएगा आपका। तो मुल्ला मुआत ऑलरेडी इंडिया के पीएम से सीक्रेटली मीटिंग हो चुकी है, उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग सारा यही चल रहा है। अच्छा कमाल की बात है, सोचो पाकिस्तान क्या डेमोक्रेसी सिखाएगा? वो डेमोक्रेसी सिखाने लायक है? उसकी सर अलग से ही फौज वाले बोले ना, इतना सारा मेडल लगा के रखा है, आज तक तो जीता नहीं हो। जहां गया वहां से डैश खा के आया हो। मैं समझ में, हर जगह तो हार गई है ना, तो जहां से गया वहां से डैश खा के, फिर भी मेडल लगा रहे इतना सारा। उस सर किस बात का मेडल लगा रहे हो तुम इतना? एक लड़ाई तो आज तक जीते नहीं हो तुम। इंडिया का देखो मेडल ज्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का मेडल ज्यादा होगा।
उसके सैनिक पे देखोगे ना भाई, सैनिक का मतलब यहां से लेकर यहां, पता नहीं बस चलता तो उधर तक चला जाता हो, मतलब लेकिन वो मान गया वहीं तक। नीचे आओ नेक्स्ट। 2006 मुल्ला मुआत इंडिया के पीएम से मिले सेक्रेटली एंड उनकी ट्रेनिंग चलती थी। इंडिया सेड कि आप पाकिस्तान में रहिए, बाकी हम आपको ग्रूम करते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सीनियर ट्रेनिंग वाला क्या बोला था, देखो इधर क्या बोला था कि सर जो ट्रेनिंग हमारी पाकिस्तान में हो रही है उसको छोड़िए ना, इंडिया में करवाइए। अच्छा, इंडिया क्या बोला? इंडिया तो फिर बोला ना वही बात हो गई कि आतंकवादी का घर हम भी दे देंगे ना। अरे समझ पा रहे हो, मतलब तालिबान कुछ भी है तो सर इशारों पे ही काम कर रहा है ना, वो उसका अपना कोई थोड़ी ना उसका रोल है। अमेरिका जैसा बोल रहा है वैसा कर रहा है, पाकिस्तान जैसा बोल रहा है वैसा कर रहा है। उसको तो अब जाके समझ में आ रहा है ना कि हमको पपेट की तरह नचाया जा रहा है। अच्छा, इंडिया को बोला तो इंडिया बोला नहीं बेटा, आप जहां है वहीं खुश रहिए, अभी पूरे को बुलाने की जरूरत नहीं। हाँ, सीनियर आप हैं, आप चुपचाप आइए, आपकी ट्रेनिंग होगी। क्योंकि जैसे ही आता सर तो वही जो पाकिस्तान का बना हुआ है दिमाग में कि आतंकवादियों का घर है, वही तो हमारा भी हो जाता ना फिर। और एक तालिबान का आना, उसका भी इंटरलिंकिंग बहुत किसी से है, इनफैक्ट अलकायदा से तो है ही, तो फिर तो इंडिया पे भी ब्लेम आता ना सर। अरे है ना, सुन पा रहे हो? आप देखो इंडिया ने क्या दिमाग लगाया, तो डिप्लोमेटिकली इंडिया दिमाग ठीक लगाया, जरूरी भी था, हम क्यों सर रिस्क लें। अब जाइए नीचे आइए नेक्स्ट। उनकी ट्रेनिंग चलती थी, इंडिया पाकिस्तान में रहिए, बाकी हम आपको ग्रूम करते रहेंगे। इंडिया नॉर्दर्न अलायंस को भी बोल दिया था कि तालिबान के सीनियर मोस्ट को आपको एक्सेप्ट करना होगा एंड मिलकर रहना होगा। अच्छा हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया ने नॉर्दर्न अलायंस के हेड को भी बोला था, अब अहमद शाह मसूद और उसके बाद उसके जितने भी आएंगे लीडर्स, उन सबको ये भी बोला था, सुनो इधर, अगर तालिबान का सीनियर मोस्ट वापस आता है तो तुमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने गवर्नमेंट में, क्योंकि मेजोरिटी में पहले आ चुका है, अब तुम्हारी मेजोरिटी नहीं है, और कुछ दिन तो सरकार बना लिया है, वो सरकार बना के वापस जा रहा है, अब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी, और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा सोच के देखो क्या कमाल की बात है, इंडिया ने दोनों को मिला के रखा है, नॉर्दर्न अलायंस को भी और किसको, तालिबान को। अच्छा, हम क्यों बात करते हैं बार बार कि साथ रहना, सर इंडिया ऐसा देश है जहां लड़ाई पीठ पे भरोसा ज्यादा नहीं किया जाता है, यहाँ पे ये कि मिला जुला के चलो। अब तो घर में है, हर दिन बर्तन पटका रहा है, फिर भी साथ है। अरे समझ में, कुछ दिन डंडा निकलेगा, कुछ दिन लाठी निकलेगा, कल फिर देखो साथ साथ घूम रहा है, इसलिए लड़ाई के बीच में बोलना नहीं चाहिए। ज्वाइंट फैमिली में तो स्पेशली नहीं, ज्वाइंट फैमिली में जब लड़ाई हो और आप बच्चे हैं तो सर साइड ही रहिएगा, क्या कि आप जिसके बीच में जाके बोलेंगे वो दोनों पापा चाचा बाद में कहेंगे आप ही को, उसके बाद उसका शुरू हो जाएगा उसके बाद, इसलिए बीच में बोलने का नहीं। आइएगा नीचे। अच्छा, ज्वाइंट फैमिली लोग कितने लोग बिलीव करते हैं, एक दिन मैंने लिखवाया था, ज्वाइंट फैमिली कितने लोग हैं अभी, मतलब जिनके फैमिली है, चलो परसेंटेज कम है, फैमिली तो है ही ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने लोगों को लगता है मतलब कि न्यूक्लियर फैमिली होना चाहिए? अरे बाबा रे, कोई नहीं उठाया। सब चाहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली हो, सब चाहते हैं ज्वाइंट फैमिली हो, लेकिन रहता कोई नहीं है। देखो ये भी कमाल का परसेंटेज है, रहता कोई नहीं, लेकिन चाहिए क्या, ज्वाइंट फैमिली। और ये भी कोशिश करते हैं लोग कि ज्वाइंट फैमिली जो हो वो तभी अच्छा लगता है जब शादी उदी हो, फंक्शन हो, समझ में आ रहा है? तो उसके पहले अच्छा शादी में देखो ना तो सर अलग किस्म का ज्वाइंट फैमिली, और जो न्यूक्लियर होगा ना शादी क्या हो गया, हो रहा है उसको कोई ज्यादा उतना नहीं रहता है। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में अगर किसी का भी शादी हो ना, किसी का भी उसमें, तो सर सारा जिसका शादी है उसको टेंशन नहीं है, बाकी सारे लोग इस टेंशन में कि कपड़ा खरीदे तो खरीदे कौन सा, कहाँ खरीदे, एक्साइटमेंट चलता है, फोन होता है 3 तारीख के शादी में क्या हुई। और न्यूक्लियर वाला सोचता है गिन चुन के 5 आदमी है कोई दिक्कत नहीं है, बारात भी हम ही लोग को जाना है, खाना भी हम ही लोग को खाना है, क्या तकलीफ है, बाकी जो लोग आ जाएंगे सो आ जाएंगे। सर याद रखिएगा, ज़्यादातर गांव के भाषा में बोल जाए तो शादी थोड़ा बेकार लगता है जब नहीं होता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो समाज का भी तो प्रेशर है ना। समाज का प्रेशर क्या है कि सर समाज का प्रेशर कि शादी होना चाहिए मतलब धूम धड़क्का, मतलब कुछ भीड़ होना चाहिए। आपको मैं कहानी पढ़ाऊंगा कफन, तो कफन में वो बोलता है कि एक शादी, देखो इसका पीछे बहुत सारे रीजन है, और गांव में जब एक शादी होता है और बड़े सबको खिला, बहुत गरीब लोग को भी मिल जाता है खाना, सुन पा रहे हैं आप? तो पार्टीज ना, जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे हैं उनको करना चाहिए, उनको एक्चुअली करना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसमें बहुत गरीब लोग निपट जाते हैं, बहुत लोगों से खाना, बहुत लोग ऐसे जो बहुत दिन से खाना नहीं खाएंगे। कफन में यही कहानी मिलेगा, बोलेगा आज से 20 साल पहले हमने एक शादी में खाना खाया, सोचो उसकी ये स्थिति है। तो वो जो है ना, इसलिए पार्टी करना चाहिए। बाकी ज्वाइंट फैमिली अगर आप लोग रहना चाहते हैं तो मैं एक बात बोलूं, देखो ये सिस्टम है, ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली टूटता रहता है, मैं आपको साहित्य में भी पढ़ाऊंगा, उसके बहुत सारे कारण है, बहुत सारे पहलू हैं। अगर ज्वाइंट फैमिली नहीं टूटेगा ना तो सोचो
नहीं हो पाएगा। कैसे? देखो इधर थोड़ा समझा देते हैं, थोड़ा इस बार आगे भी पढ़ाएंगे। देखो क्या है ना, बीच में मुझे आ जाता है ज्ञान जो देने का आदत है वो बीच में है। तो देखो इसे, ये हुआ, ये होता है मेल, हाँ, और ये होता है फीमेल, ठीक है। तो ये मतलब हुआ पुरुष, ये महिला, और बीच में इक्वल टू का साइन क्या बताया था? इसका मतलब होता है हस्बैंड वाइफ। सुन पा रहे हैं? इक्वल टू जहां, इसका मतलब क्या हुआ? हस्बैंड वाइफ। तो मान लीजिए एक हो गया, ये दो, मतलब दो लोग हो, हस्बैंड वाइफ हो गए। तो मान लीजिए इनके कुछ बच्चे हो गए, तो इनके बच्चे कुछ हो गए, मान लो चिंटू, मिंटू, पिंटू, राम खिलावन मान लो 4 लोग हो गए। अच्छा सोच के देखो आप, अच्छा ये राम खिलावन कैरेक्टर है, आप चिंता मत करो, आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। इधर देख लो, अब ये 4 लोग हो गए, तो 4 हो गए, मान लो ये भी 4 लोग हो गए, तो मान लो जरूरी नहीं कि सबका सब बेटा ही होगा, तो कुछ मान लो बेटी कुछ बेटा। तो हम मान लेते हैं भाई जेंडर इक्वालिटी को हम पूरा प्रमोट करते हैं, तो 2 लड़का हुआ और मान लो 2 लड़की हुई। सुन पा रहे हो? अच्छा सोच के देखना, समझना, आपको बहुत बारीकी से समझ में आएगा। अब मान लो इनकी भी तो शादी होगी, तो ये भी किसी को लेके आएंगे, और फिर ये भी किसी को लेके आएंगे, फिर इनके भी कुछ चिंटू पिंटू, फिर इनके भी कुछ चिंटू मिंटू होंगे ना। अच्छा देखो जरा, इनकी भी शादी कहीं ना कहीं होगी, अब आप लोग ले तो चली जाएंगी कहीं ना कहीं, फिर भी जुड़े तो रहेंगे ही, अरे है ना। अच्छा इनका चेन तो घट नहीं रहा, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा सोच के देखो, अब इतनी बड़ी फैमिली में अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो तो आप कभी भी ज्वाइंट कहां से रह पाएंगे? आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपकी प्राइवेसी हैम्पर होगी बार बार। ज्वाइंट फैमिली का एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपकी प्राइवेसी, आप चाहोगे कि हमको एक एकांत जगह मिले, लेकिन मिल नहीं पाएगा, वहां भी जगह तो कोईगा, अरे क्या करता रे अब आप वहां पे भी आपको लगा, अरे यार हद है यार, जगह आपको नहीं मिल पा रहा। तो जैसे मुकेश अंबानी है, सोच के देखना, हालांकि मैं बहुत पहले किताब में लिख चुका हूं, मैं लिखा हूं कि अगर किसी फैमिली को ज्वाइंट रखना है तो एक ही तरीका है, आर्थिक स्थिति अगर उस फैमिली में किसी एक का भी बहुत एक्स्ट्रा लेवल पे हो तो फैमिली को ज्वाइन कर लेगा। अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो तो परिवार टूटना ही टूटना है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं हो पाएगा। सुन पा रहे मेरी बात? तो अगर जैसे मुकेश अंबानी है तो चाहेंगे ना तो सर क्या, वो अपना पुस्त का रिलेशन को भी मेंटेन करके रख लेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति उसको कोई दिक्कत नहीं, आर्थिक स्थिति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फैमिली ज्वाइंट रहे तो सर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए। और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप IAS ऑफिसर बन जाते हो, IAS ऑफिसर, मैं और एग्जाम्स की बात नहीं करूंगा, गारंटी बता रहा हूं, आप IAS या स्टेट सर्विसेज में जाते हो तो आप अपने फैमिली को बहुत अच्छे से ज्वाइंट रख सकते हो, मैं गारंटी बता रहा हूं आपको। उसके पीछे कारण है क्या, उस पूरे परिवार के लोग ना आपकी बात मानेंगे। ये SHG CGL वाले लोग का बात नहीं मानता है, लोग समझ में आ रहा है, वो तो अपना भर पेटा है, वो अपना वाइफ को उठाएगा चल जाएगा उधर, समझ में आ रहा है सर, अरे वो सब तो लेके चल जाता है। अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ, आप ज्यादातर देखिएगा SHG CGL रेलवे SI वाले, वो तो अपने दुख से परेशान, उसको होता ही क्या है उतना। अच्छा उसको घूस भी मिलेगा तो लेगा, लेकिन उससे उसका अपना पेट नहीं भरेगा, भले निकल गया वो फिर भी पेट उसका नहीं भरेगा। अच्छा IAS में क्या खासियत है? IAS में खासियत है कि आप सर क्या हो, एक जिले के लेवल पे हो, आपके पास एक ऐसा है पावर कि आप देखो आपका परिवार आपका ट्रांसफर होता रहेगा इधर उधर, मान लो कभी कर्नाटका कैडर में चले गए, कभी उठा के दिल्ली कैडर भेज दिया, कभी इधर उधर भेज दिया। अब इसमें क्या इधर अगर आपकी पूरी फैमिली ज्वाइंट है कहाँ कहाँ लेके जाओगे? पहले सोच के देखो, अगर पूरा ज्वाइंट फैमिली है और इतना ज्यादा चिंगू मंगू पिंगू हैं तो सर आपको यहाँ से कर्नाटका ले गए, फिर कर्नाटका से आपका ट्रांसफर कहाँ हुआ, फिर दिल्ली से मान लो बॉम्बे, सर ये तो कहाँ घुमाते रहोगे आप इनको? बाद में पापा में कहेंगे हमें गाँव में रह दो तुम्हें इन्होंने घूमा, बस महीना के हमने का पैसा भेज दिया, समझ में आ रही बात? तो न्यूक्लियर फैमिली तो होना तय ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, एक फिलोसफर है जिन्होंने ये बोला है कि हम कितना भी अलग हो जाएं लेकिन हम जड़त्व और जुड़े हुए हमेशा रहते हैं। इसलिए क्योंकि अगर आप अकेले चले गए अपने बीवी बच्चे को लेकर और मान लो आपके भी चिंगू मिंगू होने वाले हैं दूसरा, तो सर यहाँ से मम्मी ऑटोमेटिक चली जाएगी। मतलब ये ना, अरे ये पापा मम्मी हो गए, अब उनके हो गए बेटे, अब इनकी शादी हो रही है तो इनको बच्चे होंगे तो आप मम्मी तो जाएगी ना, कह रहे बहू का हो रहा है या बेटा का पहला मतलब पोता हो रहा है, पोती हो रही है तो जाएंगी। सर हैं तो अलग ना,
लेकिन जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। तो सर चाहकर भी आप अलग हो नहीं सकते, तो भले न्यूक्लियर आप हो लेकिन ज्वाइंट रहना पड़ेगा। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि न्यूक्लियर हो या ज्वाइंट हो उससे मतलब नहीं है, ज्वाइंट रखना चाहते हैं तो आर्थिक स्थिति मजबूत करिए, और आईएएस आप बन सकते हैं तो आप आराम से कर लोगे, कहेंगे सब बात मानेगा। और नहीं तो रेलवे में जाइएगा तो आपको पेटी खुद ही नहीं भरेगा तो दूसरे को क्या भरिएगा। आप समझ में आ मेरी बात? वो कितना होता है ले देखे, और घूस लीजिएगा तो सरकार अलग मारेगा। घूस मत लेना, बहुत बेकार चीज है। एक रिटायरमेंट के एक दिन पहले घूस में पकड़ा गया। जैसे कल रिटायरमेंट था आज पकड़ा गया। आप समझो उसके क्या हो, सारा खत्म ही हो गया, जितना था मिलना वाला सब बंद हो गया। और यकीन मानिएगा ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ रिटायरमेंट तक ही आप पर घूस का लगाम लगता है, सरकार के पीछे और भी दांव पेच हैं, खाली बस पकड़े जाइए एक बार। मात्र 400 रुपया पकड़ा गया था घूस लेते हुए, 400 सरकारी मार होता है ये। 400 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है घूस लेना और देना। तो 400 रुपए के लिए पकड़ा गया था, बेचारे का पूरा नौकरी चला गया। अब 400 रुपए तो सर उसने मजाक में लिया होगा खाने के लिए, मिठाई उठाई के लिए। बाकी उसके पहले तो दांव पेच तो फायदा ही होगा ना। इसीलिए कहा जाता है 100 और एक, और सरकारी डिपार्टमेंट जब तक सोया है तब तक सोया है। जिस तरह से बैंक और सोया है ना भाई, जब उठेगा ना तो ईंट लेके जाएगा, वो ईंट भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए सर थोड़ा सजग रहिएगा। नीचे आइए जरा, नेक्स्ट तालिबान का थोड़ा देख लीजिए, लास्ट है बस। उनकी ट्रेनिंग चलती थी, नॉर्दर्न अलायंस को भी बोल दिया था तालिबान के सीनियर मोस्ट को कि आपको एक्सेप्ट करना होगा और मिलकर रहना होगा, इसलिए हम तालिबान के सीनियर मोस्ट को ट्रेन करते थे। तालिबान 2001 के बाद सीधा 2021 में आया। तो 2001 के बाद कितने कब आया? 2021 में। तो 2001 तक तो ट्रेनिंग चली लगभग 20 साल। और अगर 20 साल ट्रेनिंग चली तो तालिबान का जो सीनियर मोस्ट था 20 साल हमारे भी टच में था। जब वो 20 साल हमारे टच में था तो सर हमको क्या दिक्कत है तालिबान से? तुम हमको तो पता ही है कि तुम आओगे आज नहीं तो कल। नीचे आइए, 2001 में देखो वहां पे यूएस ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ। अमेरिका ने स्टार्ट किया था ये, किसको मारने के लिए? अलकायदा को। दूसरा 2002 में अलकायदा को टारगेट कर लिया गया कंप्लीट। 2003 अलकायदा के कुछ बॉर्डर पे भाग गए और कुछ पाकिस्तान में चले गए। अब सर टारगेट कर लिए गए ना, अब तो अलकायदा के कुछ मेंबर कहां भागेंगे? पाकिस्तान, और कुछ कहां? बॉर्डर पे। अच्छा तालिबान तो है नहीं अब कि अलकायदा को सपोर्ट करेगा, तो अफगानिस्तान भी खुल्लम खुल्ला है, पाकिस्तान सपोर्ट कर ही रहा है अलकायदा को मारने में, कहां जाएंगे ये लोग? ऑप्शन ही क्या बचा? सुन पा रहे मेरी बात? अब जरा राइट साइड में देख लीजिए। इस समय यूएस ने वोट कराया एंड 2003 में नॉर्थ अमेरिका के कैबिनेट में आ गए एंड नॉर्दर्न अलायंस कैबिनेट में आ गए एंड हामिद करजाई प्रेसिडेंट एंड इंडिया का मेडिकल डिप्लोमेसी। अब यहाँ पे जो नॉर्दर्न, अब क्या हुआ? तालिबान को बुला लिया गया, अलकायदा को टारगेट कर लिया गया, और किसको पावर में लाया गया? नॉर्दर्न अलायंस को। और लग गया डेमोक्रेसी ला रहे हैं। अच्छा नॉर्दर्न अलायंस को ला के डेमोक्रेसी क्यों ला दिया? क्योंकि सर वही पेशावर रिकॉर्ड लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट। और इंडिया भी क्यों मदद करने आया? क्योंकि इंडिया जानता था कि गवर्नमेंट कौन है? नॉर्दर्न अलायंस। तो इंडिया भी इसलिए मुंह उठा के आया। लेकिन जब तालिबान उसके पास मदद करने गया था तो इंडिया माना था? नहीं। ऑफिशियली बोला था? नहीं। अनऑफिशियली मदद करेंगे, ऑफिशियली नहीं। तो सर इंडिया इसलिए नॉर्दर्न अलायंस को मदद करने आया क्योंकि वो मानता था कि ऑफिशियली कौन है? नॉर्दर्न अलायंस। क्या सुन पा रहे मेरी बात? अब जरा पेज नंबर 117 पे आओ। नहीं है? अच्छा ठीक है, तो 117 मैं भेज देता हूं, एक बार देख लो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा इसको कर लेना जरूरी है। बस पीडीएफ भेज रहा हूं, बस 2 मिनट, 2 मिनट देख लो पहले एक बार। जल्दी से फोन निकालो जल्दी से। क्या 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 क्या? अब टेररिस्ट कैसे हुआ वो? नहीं टेररिस्ट मतलब आप कैसे गए? देखो तालिबान किसका ग्रुप है? तालिबान वहां पे है, उनको ट्रेन किया जा रहा था। टेररिस्ट, और उसने कहा जाके किस पे अटैक किया? जबरदस्ती किसी पे अटैक नहीं किया है, वो तो अपना आया, सत्ता में काबिज हो गया। जब देखा कि हमारे सीनियर लोग क्या हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, कुछ लोग बदला ले रहे हैं, तो सर मौका मिल गया, अमेरिका उठा के वहां बना दिया। उसने तो किसी पर अत्याचार नहीं किया, किसी पर अत्याचार नहीं किया उसने, जो दिखाया गया सब हक्कानी नेटवर्क किया है। जरा डाउनलोड कर लीजिए एक बार, गया है उसको थोड़ा डाउनलोड कर लीजिए। थोड़ा सा आगे कर लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि शुरुआत से ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 5 बज रहा है, अभी 1 घंटा है अपने पास। 116 तक गया है ना आप पे? चला गया? डाउनलोड करिए।
हो गया, डाउनलोड हो गया? बस थोड़ा सा और कर लीजिए, करना है बस 2-3 पेज और। पेज नंबर 117 पे आ जाइए। 117। क्या बोर हो रहे हैं क्या? छोड़ दूं? एक दिन तो छुट्टी ली हो, वैसे एक दिन छुट्टी के बाद वैसे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी लगता है ना, नहीं लगता है? चलो जो भी लगता है, पढ़ाना तो है ही। 117 पे आओ। 2003 दिख रहा है? इन 2003, अरे नहीं दिख रहा है क्या? और एक आफ्टर 2003 दिख रहा होगा। चलो इन 2003 में देख लो। तालिबान का ग्रूमिंग चल रहा था, अलकायदा टारगेटेड बाय यूएसए। उसके बाद क्या हो रहा था? नॉर्दर्न अलायंस कम्स इन कैबिनेट, हामिद करजाई बन गए। यूएस इनवाइटेड इंडिया, गिव्स मेडिकल टूरिज्म, याद है ना? तो सर ये सब कुछ एकदम प्री प्लान चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। 2003 के बाद मेडिकल असिस्टेंट और दूसरा डेवलपमेंट एक्टिविटी इन अफगानिस्तान। तो अब 2003 के बाद डेवलपमेंट असिस्टेंस तो चल ही रहा है, इंडिया करी मदद, वो करने के बाद वापस फिर बाद में तालिबान भले ही आ जाएगा। लेकिन सर आपको एक एक पहलू दिमाग में रखना है कि 2003 से पहले का सिचुएशन और 2003 के बाद का सिचुएशन, दोनों में फर्क है। नीचे आइए। इंडिया हमेशा सबके साथ गुड रिलेशन बनाकर रखा है, वहां लिखा हुआ है ना? सबको दिख रहा है, चाहे तालिबान हो या नॉर्दर्न अलायंस हो, क्योंकि ये सब लोग तो अफगानिस्तान के ही हैं, नेशनलिस्ट भी हैं, और हमें उनकी पास्ट लाइफ से क्या मतलब है। टोटल एंगेजमेंट ऑफ इंडिया इज लार्जली टू प्रिवेंट पाकिस्तान टू गेन एन एज। हमने इसलिए संबंध रखा ताकि पाकिस्तान उसका फायदा ना उठा सके। सर देखो, अगर हम नहीं आगे अफगानिस्तान के पास जाते ना, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास जाता, और पाकिस्तान तो ऐसे भी चाहता है कि अफगानिस्तान हमारे पास रहे। और मैंडेला थ्योरी में पता ही है आपको, मैंडेला थ्योरी में ये भी तो जानता था पाकिस्तान कि इंडिया तो अप्रोच करेगा ही अफगानिस्तान को अपना दोस्त बनाने में। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं और इंडिया भी कहीं ना कहीं जानता था कि अगर हम अफगानिस्तान को छोड़ भी देते हैं तो कोई सॉल्यूशन अफगानिस्तान का मिलेगा नहीं। और सर इधर इंडिया को इस बात को अच्छे से समझ में आ गया था कि अफगानिस्तान को अगर हमने छोड़ दिया तो ये दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है, गारंटीड। इसमें कोई रोकने वाला नहीं है उसको, क्योंकि कहां जाएगा? आप सोच के देखो ना, कहां जाएगा बेचारा? कोई नहीं है उसका मदद करने वाला। और पाकिस्तान को ही पता है, हराम खोर। अब ये पाकिस्तान के आगे सर टाइटल है लगा हुआ, सुन पा रहे हैं? आगे नेक्स्ट पेज नंबर 118। अच्छा जोर से बोला, मतलब अगर अच्छा लग रहा है ना या बोर लग रहा है? अच्छा ठीक है, अच्छा लग रहा है तो जोर से बोला यस और नो। अब आना पेज नंबर 118 पे। यूएसए सेड कि आतंकवाद पे वार पूरी दुनिया पर, बट यूएसए को सिर्फ अपना हित साधना था अलकायदा को खत्म करने के लिए। और उसने इसी बहाने 2001 में अटैक किया अफगानिस्तान में, जबकि सारी दुनिया को लगा कि यूएसए पूरी दुनिया से आतंकवाद खत्म करेगा, बट उसको सिर्फ अलकायदा को खत्म करना था, बाकी उसको कोई लेना नहीं था। यूएसए ने जब अलकायदा स्टार्ट किया था ना, यूएसए ने जब अलकायदा स्टार्ट किया था, सॉरी जब उसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तो उसने ये बोला था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम में कि हम पूरे आतंकवाद का खात्मा करेंगे। लेकिन उसको आतंकवाद से क्या मतलब था? उसको तो मतलब इस बात से था कि अलकायदा ने हमको मारा है, हम उसको मारेंगे, बात खत्म। और यूएसए मतलब इतना समझ लो आतंकवाद, जिसने खुद ही जन्म दिया, खुद ही सब उसको पनाह दिया, और अब क्या बोलता है खत्म कर देंगे। तो सर वो बेसिकली बस कहने वाली बात होती है। बस पेज नंबर 119 पे आ जाओ, थोड़ा और आ गए। अब एक कंक्लूजन है वहां पे, देखते हैं कंक्लूजन समझ में आते नहीं, मैं पढ़वाने वाला हूं अभी। तो कौन रीड करेगा? कोई तो हाथ करेगा डो। राइट साइड वाला 119 वाला पेज नंबर का पढ़ेंगे कौन? तो चलिए पढ़िए ऋषभ। 119 राइट साइड वाला। इन 2001, हाँ enduring freedom. It was a military operation to dismantle Al-Qaeda. Taliban meanwhile left Afghanistan and shifted to Pakistan.
The political void in Afghanistan was filled by US introducing democracy in Afghanistan. In 2003, Hamid Karzai became democratically elected president. India unveiled a plan to undertake medical diplomacy and development. अब मैं एक बार पढ़ रहा हूं, इसको मीनिंग पार्ट बाय पार्ट पढ़ूंगा, बस समझने की कोशिश करना, ठीक है सभी लोग जो हिंदी इंग्लिश में चिंता नहीं करिएगा, मैं पढ़ूंगा जब आप उसको थोड़ा सा फील करिएगा। पहला लाइन है, इन 2001 यूएस लॉन्च्ड ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम। इसमें कोई दिक्कत? तो यूएसए ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया? ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम। आगे, इट वाज ऑपरेशन टू डिसमेंटल अलकायदा। यह एक मिलिट्री ऑपरेशन था अलकायदा करने के लिए। आगे, डिसमेंटल मतलब ब्रेक कर देना। अब आगे, मीनवाइल लेफ्ट अफगानिस्तान। तालिबान इसी समय अफगानिस्तान को छोड़ चुका था और शिफ्टेड इन पाकिस्तान। और कहां जा चुका था? अरे समझाया था कि नहीं समझाया था? शिफ्टेड इन पाकिस्तान। आगे का लाइन, द पॉलिटिकल वॉइड, वॉइड मतलब होता है खाली, मतलब अभी कोई भी नहीं है पावर में, तालिबान भी जा रहा है, अलकायदा को मारी गया है, अब एक ही ऑप्शन बच रहा है किसको लाने का? नॉर्दर्न अलायंस। तो द पॉलिटिकल वॉइड इन अफगानिस्तान वाज फिल्ड बाय यू इंट्रोड्यूसिंग द नॉर्दर्न अलायंस या डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान, जिसमें क्या किया? डेमोक्रेसी इन, वही बोला ना अमेरिका ने कि सर हम डेमोक्रेसी लाएंगे, डेमोक्रेसी लाएंगे। और डेमोक्रेसी क्यों लाएंगे? क्योंकि तालिबान को तो भेज दिया आप, अलकायदा अकेले बच गया है, अलकायदा को आपको मारना है और आपने एक नया पहलू स्टार्ट कर दिया, क्या? हम डेमोक्रेसी लाएंगे। तो उसको क्या, आपको क्या लगता है वो डेमोक्रेसी लाने के लिए कर रहा था? अरे उसको सिर्फ अलकायदा को मारना था, इसलिए वो जगह पूरा साफ कर रहा था अपना, दूसरा कुछ नहीं था। और सब दुनिया को क्या दिखाता है? डेमोक्रेसी का हम सबसे बड़े रखवाले हैं। कमाल की बात यह है कि जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा रखवाला है, डेमोक्रेसी का डी तक नहीं पता है, और इनफैक्ट वो हर जगह ऐसा काम करता रहता है जो लगता है डिक्टेटरशिप ही है। हर जगह उठ के गया है अमेरिका, डेमोक्रेसी खतरे में, खतरे में। अरे तुमको कौन बुलाया? तुम उठ के जबरदस्ती चले जाते हो और बोलते हो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी खतरे में तो तुम कर रहे हो कि जो लोग आराम से चैन से यार 2 रोटी खा के मेहनत करके लोग जी रहे हैं, क्या घाम खा जाएगा, तुम उधर खतरा खतरा कर रहे हो। अरे समझ में? नीचे नेक्स्ट, अब इन 2003 में क्या हुआ? हामिद करजाई बिकम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। कहने के लिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, लेकिन आपको भी पता है कि जबरदस्ती लोगों को लाइन में लगा के इलेक्शन करवा लिया गया और हामिद करजाई को जिता दिया गया। अब जरा नीचे आइए, इंडिया अनवेल्ड। अच्छा, कमाल की बात यह है कि हामिद करजाई को ही क्यों जिताया गया? क्यों सर? पपेट बन के रहे, अमेरिका जो बोलेगा वो कर रहा है। हामिद करजाई से जब इंडिया पूछा तो हामिद करजाई क्या बोला? हमको खुद नहीं पता है करना क्या है। तो जब राष्ट्रपति का इस तरह से स्टेटमेंट हो कि हमको खुद नहीं पता करना क्या है, तो क्या पपेट है? अब अमेरिका बस उसको जो बोलता था वही करता था और अलकायदा को कंप्लीट टारगेट कर लिया। यहां तक ठीक है? आगे नेक्स्ट, इंडिया अनवील्ड ए प्लान टू अंडरटेक मेडिकल डिप्लोमेसी एंड डेवलपमेंट। इंडिया ने फिर सोचा कि एक काम करते हैं, लोगों को मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, हम मेडिकल मदद करते हैं। हमने मदद किया और फिर डेवलपमेंट डिप्लोमेसी की भी जरूरत थी, तो हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट भी किया, अपना पैसा बातें करी, काफी किया कि हम रोड बनाएंगे समथिंग, मतलब हमने डेवलपमेंट का ठेका ले रखा है, जैसे हमने भूटान के साथ किया। और भूटान ने मतलब अच्छा काम किया, भूटान से हमने बहुत अच्छा किया। पेज नंबर 120, बस लास्ट है ये, यहीं तक रहने देंगे आज, ठीक है? फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला है जो सिचुएशन उसको जरा समझ लो। पहले समझोगे तालिबान दिख रहा है, तालिबान का सम सीनियर का ट्रेनिंग इन इंडिया, फिर सम का पाकिस्तान में, मिडिल सीनियर वेंट टू ईरान। अब कुछ मिडिल सीनियर तो लोग कहां चले गए? ईरान। क्यों? ईरान जो है सर वो शिया डोमिनेट कंट्री है। अब जो पहले से नहीं पढ़े हो ना, अब समझ में आएगा। मैंने 4 बताया था, पश्तून्स, ताजिक्स, उज्बेक्स, हजाराज। तो पश्तून्स क्या थे? शिया के सुन्नी। अरे आप लोग जब याद रखते हो तो मैं याद रखने वाले जो बात बोलते उसको क्यों नहीं याद रखते हो? मैंने बोला था हजाराज, एक को याद रखो ना, हजाराज क्या था और पश्तून्स क्या थे? सुन्नी। तो आप एक याद रखो ना, क्योंकि हजाराज कम मात्रा में थे और सुन्नी जो पश्तून्स हो ज्यादा मात्रा में थे। अच्छा, कमाल की बात देखो, तालिबान के एक बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। ये लोग उठ के कहां जा रहे हैं? अभी देखना, पहले ये लोग कहां जा रहे हैं? मिडिल सीनियर तालिबान के कहां गए? ईरान। मतलब ये लोग अपना ग्रूमिंग कर रहे हैं कि हम कहां से सीख सकते हैं। तो ये लोग पहले कहां गए? सबसे पहले कुछ लोग इंडिया में गए, कुछ लोग कहां गए? पाकिस्तान, कुछ लोग पहुंचे ईरान। और ईरान क्यों पहुंचे जरा देखो। ईरान जो है वो शिया डोमिनेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट एंटी यूएसए है।
मतलब क्या कि सर वो यूएसए को फेवर नहीं करता है। अच्छा, तब तक तालिबान के लोगों को भी तो पता चल गया था कि यूएसए हमारा इस्तेमाल कर रहा है, तो यूएसए जब हमारा इस्तेमाल कर रहा है तो हम क्या करेंगे। तालिबान को अब जाके समझ में आया है कि सर हमको दूसरे दूसरे देशों से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। सुन पा रहे मेरी बात? अच्छा इधर देखना, पश्तून्स तो थे सुन्नी, लेकिन जहाँ तालिबान में भी अगर कुछ लोग हैं, मान लीजिए ये उसके पास अगर एटलीस्ट जा रहे हैं जहाँ पे क्या है, शिया डोमिनेंट है। कमाल की बात आपको पता चलेगी कि तालिबान में ये जब ईरान के पास गया ट्रेनिंग लेने, तो ईरान ने देखो क्या बोला, सुनना बहुत ब्यूटीफुल चीज है ये। ईरान ने बोला कि हम तुमको ट्रेनिंग देंगे, रक्षा भी करेंगे, लेकिन शिया को कुछ भी नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान में। क्यों? क्योंकि शिया तो माइनॉरिटी में है ना। अरे अच्छा, कमाल की बात देखो, तालिबान या अफगानिस्तान में आज तक कभी शिया सुन्नी विवाद नहीं हुआ। इतनी लड़ाइयां हुई, पूरा वार ही वार चल रहा है, सिविल वार, लेकिन शिया सुन्नी में कभी विवाद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ईरान ने बोला था कि सर देखो वहां पे शिया जो है वो क्या है, माइनॉरिटी में है, और ये आपका रक्षा बनता है कि आपका ये प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और सर कमाल की बात है, इधर ऐसा नहीं है कि तालिबान के समय या अफगानिस्तान में जब तालिबान सरकार में था तो मरे नहीं शिया, मरे। इनफैक्ट सुन्नी भी मरे, सुन्नी ज्यादा मरा शिया से। ये गजब का है, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं। लेकिन फिर भी इधर सुन्नी लोगों ने या तालिबान लोगों ने एक बार भी ये नहीं बोला कि शिया ने हमारे साथ कुछ गलत किया है। तो सर ये अंडरस्टैंडिंग देखो। और यहाँ पे लोग छोटे छोटे, यहाँ तो आपस में ही लोग भिड़े पड़े हैं, और वहां सर इतना वार होने के बावजूद भी एक दो कम्युनिटी पे लड़ाई होता है। क्यों? क्योंकि ईरान ने बोला था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम हमारे लोगों की रक्षा करोगे। एक अंडरस्टैंडिंग समझ लो आप। तो शिया सुन्नी विवाद आज तक कभी नहीं हुआ अफगानिस्तान में, यहां तक ठीक। जरा आगे आना, नेक्स्ट। तो सबसे पहले ईरान में शिया डोमिनेट, एंटी यूएसए, और नीचे एंटी यूएसए कॉमन फैक्टर इसलिए, उसके बाद पश्तून्स मेजोरिटी में थे, सुन्नी डोमिनेट, एंटी यूएसए। पश्तून्स जो सुन्नी थे फिर भी मिडिल सीनियर ईरान में ट्रेनिंग ले रहे थे, जबकि ईरान एक शिया डोमिनेट देश है। देखो जरा, दिस शोज मैच्योरिटी ऑफ तालिबान, जहां तालिबान ने कहा कि शिया सुन्नी साइड रखो और काम पर ध्यान दो। तालिबान ने वही बोला कि सर ये धर्म उर्म ना, ये साइड रखो, पहले थोड़ा काम डेवलपमेंट पे ध्यान लो, ट्रेनिंग बढ़िया से लो, थोड़ा आगे आओ, नेक्स्ट। एंड देन तालिबान, जहां तालिबान ने कहा शिया सुन्ना, ईरान ने भी कहा कि अफगानिस्तान में शिया को कुछ नहीं होना चाहिए। देन तालिबान गारंटी दिया कि शिया को कुछ नहीं होगा, इसलिए आज तक शिया सुन्नी विवाद नहीं हुआ अफगानिस्तान में। सुन्नी एक दो मरते हैं तब भी शिया पे कोई अटैक नहीं करता। तो सोचो सर, पाकिस्तान के बगल में है अफगानिस्तान, आप देखो जहां माइनॉरिटीज है उसको कुछ नहीं हो रहा है, और एक बगल में हरामखोर पाकिस्तान है जहां माइनॉरिटीज को ही मतलब ऐसे सताया जाता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। वो होता है सर। नीचे आइए, अब आगे आएंगे तो देखेंगे दूसरा, अफगानिस्तान में एक दो मरते हैं तब भी शिया पे कोई अटैक नहीं करता, क्योंकि हजाराज भी तो शिया हैं, लेकिन अफगानिस्तान के हैं तो उनको पूरा हक है रहने का। दिस शोज डीप रिलेशन बिटवीन तालिबान एंड ईरान। तो ये क्या दर्शाता है कि तालिबान और ईरान का समझ रहे एक गहरा संबंध है सर। यार नीचे आओ। सिमिलरली तालिबान वेंट टू रसिया फॉर ग्रूमिंग, एंड रसिया ने चाइना को भी बोला तू भी ग्रूमिंग कर दे। अच्छा, तालिबान देखो इस बीच में सबके पास गया है, रसिया के पास, इंडिया के पास, और रसिया के पास गया तो रसिया बोला इधर इधर, चाइना के पास जा, चाइना के पास जा, जरूरी है जाना, क्योंकि चाइना जैसे जाता है हाथ पकड़ लेता है। अब चाइना जैसे हाथ पकड़ा, अमेरिका को उधर बहुत ज्यादा जलन में लगता है, ये देखो इसी तरह क्या कर रहा है। अब जरा नीचे आओ। तो तालिबान का एंगेजमेंट इंडिया के साथ भी था, क्योंकि सीनियर का ग्रूमिंग कर रहा था इंडिया। दूसरा, पाकिस्तान में थोड़े बेस थे ही, उसके बाद रसिया और चाइना भी इसको काम कर रहा था। इधर रसिया, चाइना एंटी यूएसए, ईरान भी क्या एंटी यूएसए। इधर अमेरिका को खुश होगा। तो सर अमेरिका तो चाहेगा ना कि तालिबान के चेन को ब्रेक करो, इसलिए तो अमेरिका बार बार दिखा रहा था, बार बार बोल रहा था कि तालिबान बेकार हो गया, तालिबान बेकार हो गया। इतने लोगों को ये दिखाया जा रहा है। अब जरा नीचे आओ। इसीलिए यूएसए नैरेटिव फैला रहा था कि तालिबान आ गया अफगानिस्तान में तो स्टोन एज वापस आ जाएगा एंड सिचुएशन खराब हो जाएगा। और उसके बाद नीचे इंडिया का क्लियर था, नॉट एंटी यूएसए, नॉट प्रो यूएसए। इंडिया उसी से इंगेज करेगा जो इलेक्शन से चुन कर आया हो। इंडिया को पावर गेम से कोई मतलब नहीं है। सर हम वैसे लोग नहीं हैं जो मतलब कि अपने फायदे के लिए किसी दूसरे को लड़वाएं आपस में। ये अमेरिका तक ही है, समझ पा रहे हैं? ये अमेरिका चाइना करे वो ज्यादा ठीक लगता है। इंडिया वैसा कभी किया नहीं है, ना कभी करेगा। सुन पा रहे हो मेरी बात? पक्का?
एक पेज और देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं, रहने देते हैं, चलो ठीक है। तो यहां तक मैंने एक बार रहने दिया, बाकी कल आपको पढ़ाएंगे आगे। कल आपको पता चलेगा तहरीक तालिबान, ठीक है, पंजाब बहुत, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का, तालिबान का और सारे स्टैंड बहुत डीपली जाएगा। तो सुन लेना ध्यान से, सबसे फर्स्ट जो पूरा है अफगानिस्तान का, बस एक बार सुन लो, रिकैप कर देते हैं धाए धाए, और आप दिमाग में कुछ बना लेते हैं, देखना नोट्स में मत देखना, मेरी तरफ देखना, बस चीज को सुन के दिमाग में बनाना। पहला अफगानिस्तान का रिलेशन वगैरह मैंने बता दिया था आपको, रसिया को मार के भगा दिया मुजाहिदीन लोगों ने। मुजाहिदीन दो ग्रुप में बढ़ जाता है, एक आपका जमात इस्लामी हो जाता है और दूसरा आपको क्या हो जाता है, जमात इस्लामी जाके अलकायदा और नॉर्दर्न अलायंस में बदल जाएगा। वहां से बदला लेने के लिए अमेरिका यूज करेगा, अमेरिका अपना यूज कर ही रहा है। फिर अलकायदा को खत्म करने के लिए वो तालिबान को वापस बुला लेगा, नॉर्दर्न अलायंस फिर सरकार में आएगी, फिर सरकार में आएगी तो हामिद करजई को जितवा देगा, हामिद करजई से जितवा के अपना काम वो करा रहा है। आगे चल के ये देखा जाएगा कि तालिबान तब तक इस बीच में 2001 से 21 के बीच में अपना ग्रूमिंग पूरा टाइट कर रहा है। ग्रूमिंग टाइट करने में क्या एक देश का सहारा लिया, सबका सबका, पाकिस्तान में भी तो था ही, इंडिया में गया, उसके बाद चाइना गया, रसिया गया, ईरान गया। ईरान भी मदद करने के लिए तैयार हुआ, जो खुद क्या है शिया डोमिनेंट है, जबकि सर ये लोग खुद क्या है सुन्नी है। फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग बना रहा, कॉमन फैक्टर यहाँ तक रहा। फिर अब यूएसए को प्रॉब्लम काहे नहीं होगा, उसको तो होबे करेगा, इसलिए होगा क्या कि सब एंटी चाइना नहीं बल्कि एंटी यूएसए सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, यूएसए को दिक्कत होगा, इसलिए यूएसए कहाँ गया, क्वाड, क्वाड मत बोलो, क्वाड तो भी बना दिया। तो ये सर आपको लगता है कि अमेरिका जो है हमारा साथ, अरे कुछ साथ उतना ही दे रहा हो, अमेरिका सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब रखता है, बाकी कुछ मतलब नहीं रखता है। क्वाड इसलिए बना के रखा, यहाँ से इधर इंडिया में मार्केट यूटिलाइज करेगा, जापान को भी यूटिलाइज करेगा, इन लोगों को सर भड़का देगा और आराम से जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग तो उतने छोटे मोटे ऐसी कंट्री है। इंडिया है, इंडिया के पास मजबूरी था, इंडिया भी जानता है इस बात को कि अमेरिका हमारा सर कोई बोला ना, ये ऐसा कोई सगन है जिसको ये, तो सर ये तो ऐसे भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इंडिया सोचा कि इसमें नुकसान भी हमारा नहीं है क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। तो खैर मिलेंगे कल, कंप्लीट करेंगे। मजा आया क्या? अरे ऐसा नो, तो नॉर्थ अमेरिका अफगानिस्तान का कुछ पार्ट कंप्लीट है, बाकी अफगानिस्तान अभी बहुत बाकी है, उसका आगे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चले मिलते हैं कल, तो कंटिन्यू करेंगे।